जी हां, ये नहीं शरीफजादे, ये है शैतानजादे। अगर आप इन चेहरों से किसी भी तरह की शराफत की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको हम बता दें, पठानकोट में हुआ आतंकवादी हमला शायद 13 हमलों की गहरी साजिश की पहली कड़ी है। अगर जैश ए मोहम्मद के कमांडरों की रिकॉर्ड की गई बातचीत में दम है तो भारत में 13, जी हां 13 हमलों की साजिश रची गई है। सिर्फ पहला हुआ है और 12 अभी जैश ए मोहम्मद करना चाहता है और इसीलिए साजिश को कहा जा रहा है टेरर 13। हैरत की बात यह है कि एक तरफ खुफिया एजेंसियों को यह पता चल रहा है कि जैश और हमलों की तैयारी में है और दूसरी तरफ वर्षों से ठंडी पड़ी यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने पाकिस्तान के अंदर पठानकोट हमले की जिम्मेदारी ली है। यह खेल ये खेल आईएसआई और पाकिस्तान की फौज का लगता है। गौर से देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्या आप जानते हैं, पठानकोट में हमारे बहादुर फौजियों की शहादत से पहले खुफिया एजेंसियों को पता चली थी एक उलझी हुई अजब सी साजिश। वो साजिश जिसके केंद्र में था एक महाबदला। जी हां, बदला जिसमें 13 का आंकड़ा घूम रहा था। पाकिस्तान में बैठे शरीफजादों ने रचा था टेरर 13 प्लान। ये वो प्लान था जिसमें भारत पर 13 हमले होने थे। आखिर 13 हमले ही क्यों? एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक टेरर 13 की भनक तब लगी जब हमारी खुफिया एजेंसियों ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के दोबारा जिंदा होने की खबरें सुनी। जैश वो भयानक संगठन था जो संसद पर हमले का गुनहगार है। सालों साल गायब रहने के बाद जैश का लीडर मौलाना मसूद अजहर जैसे कब्र से जिंदा हो उठा था। एजेंसियों ने जैश से जुड़े चेहरों की फोन की बातें सुननी शुरू कर दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ साहब, आप भी गौर से सुनिए। आपके शरीफजादे क्या कुछ बातचीत कर रहे थे। हम बता दें, ये शरीफजादा कौन है। ये शरीफजादा है जैश के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर का सगा भाई मौलाना अब्दुल रऊफ, वो इंसान जिसकी कोई भी तस्वीर एजेंसियों के पास नहीं है। गौर से सुनिए अखबार में छपी उस बातचीत का नाट्य रूपांतरण। जैश ए मोहम्मद में नए लड़ाके आए हैं और हम भारत में अफजल गुरु के जेल में बिताए 13 सालों का बदला 13 हमले करके लेंगे। हमें हर तरफ से खासी मदद मिल रही है। ये बातचीत सुन रही खुफिया एजेंसियां 13 सालों का बदला 13 हमले के ऐलान सुनकर चौंक गई। उन्होंने सुरक्षा बलों को अलर्ट भेज दिया। अफजल गुरु यानी संसद पर हमले का दोषी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब 2001 में भारतीय संसद पर खून बरसाने का दुस्साहस किया गया था। आतंकी अफजल गुरु ने जेल में 13 साल काटे थे। हर साल का बदला एक आतंकी हमले के साथ, यानी कुल 13 हमले। अब जरा ये भी गौर करिए कि इन 13 हमलों की साजिश कौन रच रहा था, प्लान कौन बना रहा था। मौलाना अब्दुल रऊफ उसका नाम है। ये शख्स कौन है ये भी हम आपको बता देते हैं। आपको याद होगा कंधार अपहरण। जी हाँ, IC-814 विमान का अपहरण किया गया था और उसकी साजिश भी इसी मौलाना अब्दुल रऊफ ने अपने भाई मौलाना मसूद अजहर को छुड़वाने के लिए रची थी और वही था इन 13 हमलों का मास्टरमाइंड भी। यानी ये तय हो चुका था कि भारत पर हमले होंगे, 13 हमले होंगे। खुफिया एजेंसियां कई महीनों से जैश के कमांडरों के फोन आखिर क्यों सुन रही थी। उन्हें ये इनपुट मिला था कि दरअसल जैश ए मोहम्मद फिदाइन हमलावर यानी मानव बमों की नई भर्तियां कर रहा है। और तो और चौंकाने वाली ये बात भी पता चली थी कि जैश औरतों के मानव बमों की यूनिट तैयार कर रहा है। साफ था टेरर 13 की छाया भारत पर पड़ने लगी थी। जैश ए मोहम्मद का जो दावा है उस दावा को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद एक्सपर्ट, उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और वाइटल इंस्टॉलेशंस। वो की धमकी है और उस धमकी का जवाब दो तरह से हो सकता है। एक तो हम तैयारी रखना चाहिए, दूसरी बात है हम जैश ए मोहम्मद के आदमियों के ऊपर हमला करें अगर हमको मौका मिले। अब गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है इसके ऊपर वो अपने आप डिसाइड हो जाएगी। अंग्रेजी अखबार का दावा है कि जैश के कमांडरों की बातचीत सुनने से ये साफ हो गया था कि आखिर इस विलुप्त प्राय आतंकवादी ग्रुप को जिंदा करने के पीछे कौन कौन है। ये बातचीत जैश
और पाकिस्तानी निजाम के रिश्ते को भी बेनकाब कर रही थी। यानी साफ हो गया था, शरीफ साहब जितने भी दावे क्यों न कर लें, मासूमियत क्यों न ओढ़ लें, उनकी नाक के नीचे आईएसआई जैश ए मोहम्मद को दोबारा जिंदा करने में पैसा पानी की तरह बहा रही है। अब तक ये साफ हो चुका था कि भारत पर बड़ा आतंकी हमला होगा। ये भी साफ हो चुका था कि जैश की कोई कोर टीम इस हमले को अंजाम देगी। लेकिन खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए इसी कोर टीम के एक कमांडर की बात सुनकर। इसका नाम था शफीक और ये बात कर रहा था 300 मानव बमों की। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 300 मानव बम। हमारे पास पाकिस्तान में 300 मानव बमों की फौज हमलों के लिए तैयार बैठी है। हमने उनमें से कुछ को भारत में दाखिल करवा दिया है, वो बस हमारे इशारे के इंतजार में है। हम यहाँ सिर्फ बेकार बैठ नहीं सकते, हमें भारत को बांटना है, हमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है और अब ये होना ही है। अखबार का दावा है कि लश्कर की कोर टीम में शफीक के अलावा तलहा, ओवैस और इलियास कासमी नाम के लोग शामिल हैं। ये कोर टीम रिपोर्ट करती है सीधे मौलाना मसूद अजहर और उसके भाई को। अखबार ने सूत्रों के हवाले से यह भी बताया है कि मसूद अजहर ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में अपनी पैठ मजबूत कर ली है। उसके कम से कम 5 आतंकवादी पिछले साल पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ कर चुके हैं। जैश के कमांडरों की फोन की बातचीत से पता चलता है कि भारत में घुसने वाले 5 जैश के आतंकवादी हैं हारून, गजाली, सलीम, छोटा बर्मी और वलीद। बताया जा रहा है कि पांचों पाकिस्तानी नागरिक हैं। ये भी बताया जा रहा है कि बहावलपुर के उस्मान वाली इलाके में 5 एकड़ में फैली एक इमारत में ही जैश ने आतंकवादियों की फैक्ट्री खोल रखी है। यही आतंक का ये मौलाना अपने जिहादियों की टीम को भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए भड़काता, उकसाता और तैयार करता है। बहावलपुर की इसी इमारत को आईएसआई की हर मुमकिन मदद भी मिलती है। ये आप नहीं देख रहे हैं रोज कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, रोज जो है वहाँ पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, वहाँ तंजीमों के झंडे लहराए जा रहे हैं, मासूम बच्चे हैं और डंडों से पत्थरों से लड़ रहे हैं। तो ये इस कौम जो ना ये उठी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। जिसकी बहन की इज्जत लूटी गई है, जिसका भाई शहीद किया हुआ, वो कौन देखेगा? ये पठानकोट की एयरबेस है, वो दिल्ली के दिल पर भी जो ना हमला कर सकते हैं। इसलिए हमें इसके ऊपर कोई जो ना नहीं है कि कौन क्या कहता है, हम हक पर मबनी है। और ये साथी जिन्होंने भी इसके ऊपर कार्रवाई की है, ये वहां मुकामी है। सुना आपने, अचानक यूनाइटेड जिहाद काउंसिल सक्रिय हो उठी। ये वो काउंसिल है जिसमें कम से कम 15 जिहादी संगठन हैं और इसकी नींव 1994 में पड़ी थी और इसका हेड सैयद सलाहुद्दीन है। सवाल ये कि जब भारत को शक है कि पठानकोट हमला जैश ए मोहम्मद ने किया है, तो फिर अचानक ये जिहाद काउंसिल कहां से प्रकट हुई और कैसे इसने उस हमले की जिम्मेदारी ले ली? कहा जाता है कि ये काउंसिल कश्मीर में सक्रिय गुटों की जमात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि काउंसिल को इस हमले का जिम्मेदार बताकर जैश और उसके मुखिया मसूद अजहर को बचाने की जुगत में लगी है आईएसआई? ये एक फौज में एक हम लोग को सिखाया जाता है डाइवर्सनरी टैक्टिक्स। डाइवर्सनरी टैक्टिक्स जिसमें यदि आपका मेन अटैक कहीं जा रहा है तो दुश्मन का ध्यान बटाने के लिए दूसरे क्षेत्र में अटैक करो ताकि ध्यान उसका उस तरफ जाए और आपका जो मेन टारगेट है उस पर आप सफल हो। ये पाकिस्तान आईएसआई का एक डाइवर्सनरी टैक्टिक्स है, क्योंकि उसको पता है कि जैश ए मोहम्मद ने इस्लाम किया है। साफ है, ये शरीफ साहब के शरीफजादों की नई चाल हो सकती है। वैसे भी यूनाइटेड जिहाद काउंसिल को करीब से जानने वाले समझ जाएंगे कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि पठानकोट हमले में आईएसआई का हाथ या उसके किसी भी करीबी संगठन का हाथ नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, IDN 7। तो भारत की जानकारी एकदम साफ है कि हमला जैश ए मोहम्मद ने किया है, लेकिन जैश ए मोहम्मद को बचाने के लिए कौन सामने आया? UJH, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, जिसे उर्दू में कहा जाता है मुत्ताहिदा जिहाद काउंसिल। यह है क्या? इस काउंसिल की नींव 1994 में पड़ी। इसमें कश्मीर में सक्रिय 15 गुट शामिल किए गए। आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन UJH यानी यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का भी चेयरमैन है और वो हिजबुल मुजाहिदीन नाम के खूंखार आतंकवादी संगठन का भी प्रमुख है। जैश ए मोहम्मद को काउंसिल से कुछ समय पहले निकाल दिया गया था। पाकिस्तान फौज से पूछे बिना, और ये पूरे पाकिस्तान में सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की फौज से पूछे बिना यूनाइटेड जिहाद काउंसिल कोई कदम नहीं उठाता।
पाकिस्तान फौज के इशारे पर मौलाना मसूद अजहर को यूजेएच अब बचाने की कोशिश कर रहा है। नवाज शरीफ चाहे भी तो भी वो जैश-ए मोहम्मद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक कि पाकिस्तानी फौज उनके साथ में खड़ी ना हो, क्योंकि असली ताकत पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में है। और जिस तरह से आर्मी जैश और मसूद को बचाकर यह कोशिश कर रही है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए, उससे भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली विदेश सचिवों की वार्ता बिगड़ सकती है। वहां पर एक बार फिर बातचीत पर रोक लग सकती है। ये एक चीज है जो पाकिस्तान को सोचनी है। पाकिस्तान पठानकोट हमले को लेकर घिरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने अब साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान इस हमले के गुनहगारों को दुनिया के सामने लाए। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उन्हें भरोसा दिया है कि एक्शन लिया जाएगा, लेकिन एक्शन तो तब हो जब शरीफ साहब इन शैतान जादों से खुद उबर पाए। ऐसे ही एक जनाब यहां तक बोल गए कि पठानकोट हमला तो खुद भारत ने ही अपने आप के ऊपर कराया है, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नवाज शरीफ साहब के एक और शरीफजादे बोले और ऐसा बोले कि अंगार जगा गए। ये वो जनाब हैं जो कहने को तो पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी हैं, लेकिन बोलते वक्त आईएसआई के प्रवक्ता जैसे लगते हैं। पठानकोट में लहू बहा हिंदुस्तानियों का, शहादत दी हिंदुस्तानियों ने, दर्द हुआ हिंदुस्तानियों को, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये हमला तो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने करवाया था। पाकिस्तान पर भारत बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है। दरअसल भारत की खुफिया एजेंसी दोनों मुल्कों के बीच अच्छे रिश्ते नहीं चाहती, इसलिए उसने खुद पठानकोट हमले की साजिश रची। रॉ ने ही अपने लोग तहरीके तालिबान पाकिस्तान में भर्ती करवाए और रॉ के लोग लश्कर-ए-जंगवी नाम के प्रतिबंधित संगठन में भी। सुना आपने, मलिक साहब फरमा रहे हैं कि 3 मिनट के भीतर ही भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया था। लेकिन हमें तो याद नहीं पड़ता कि ऐसा कुछ भी हुआ हो जहां पर भारत ने 3 मिनट के भीतर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया, बल्कि इसके उलट भारत की तरफ से बहुत ही संयमित बयान आए। भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से बातचीत की और माहौल को ठीक बनाए रखा। इसके बाद जो सबूत पाकिस्तान को चाहिए थे वो सबूत उसे मुहैया कराए गए और उसके बाद मांग की गई कि कड़ी कार्रवाई इन आतंकियों के खिलाफ की जाए। मलिक साहब ये भी कहते हैं कि सिर्फ टेलीफोन कॉल्स के आधार पर पाकिस्तान पर उंगली उठाना ठीक नहीं है और भारत को और पुख्ता सबूत देने चाहिए। सवाल ये है कि ट्रू कॉलर के जरिए अगर ये पता चलता है कि पठानकोट में हमला करने आए आतंकवादी 2 पाकिस्तानी नंबरों से ही बातचीत कर रहे थे, तो शक के घेरे में कोई तीसरा मुल्क कैसे आएगा? साफ है मलिक ये जताने की कोशिश में है कि भारत के सबूतों पर पाकिस्तान गंभीर नहीं है और वो इस बार भी उन्हें हवा में उड़ा देगा। भले ही हमले की जिम्मेदारी लेने वाली यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का महासचिव शेख जमील उर रहमान भी पाकिस्तान में ही बैठकर इंटरव्यू दे रहा है। लगता है मलिक साहब और पाकिस्तानी निजाम ने जमील उर रहमान की बोली नहीं सुनी है या फिर शायद सुनकर कान बंद कर रखे हैं। अगर दुश्मन हमारा पीछा करता है तो हमें भी हक है हम दुश्मन का पीछा करें। जहां से ये ट्रुप्स आ रहे हैं कश्मीर से तो ये नहीं बनते हैं, ये सारे उधर से आते हैं, इसीलिए खाली मिलिट्री टारगेट है और हम सिविल टारगेट जो ना हम हराम समझते हैं। हिंदुस्तान की जो है आवाम हमारी टारगेट नहीं है, फौज हमारा टारगेट है। अगर जो उस तरफ से कोई एक्शन नहीं है, लेकिन एक भी बात है, उनकी आर्मी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हाँ करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आर्मी क्या करती है, ये इसको इजाजत देती है कि इनको क्लोज डाउन करो, उनको पूछताछ करो। पाकिस्तान के ऊपर हर प्रकार का दबाव बनना चाहिए। उसी की वजह से अमेरिका की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और जॉन केरी ने, जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने नवाज शरीफ से बातचीत की है कि ये जो मसला है इसकी इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी हो और पुख्ता कार्रवाई एक ट्रांसपेरेंट मैनर से सबके सामने होनी चाहिए। पाकिस्तान में बैठा एक इंसान खुलेआम हिंदुस्तानी फौज को अपना टारगेट बताता है, अपने हमले को जायज ठहराता है और मलिक साहब उल्टे रॉ को पठानकोट हमले का गुनहगार बताकर अपना दामन पाक साफ करने की कोशिश करते हैं। क्या इन शरीफजादों के बल पर नवाज शरीफ भारत के साथ नए रिश्तों की नींव कभी रख पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7।